हेलो बच्चों, सार्वजनिक सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई के अपकमिंग सीबीएसई एग्जाम नेशन के लिए हम लोग सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हमने इस चैप्टर के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं, है ना। और आज हम लोग इनके अगले पार्ट करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में जहाँ से इसको छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे करेंगे। तो एक बार हम इसको कनेक्ट करते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि पिछले क्लास में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, जिसमें प्लेन एरियाज का है ना 23% हम लोग यूज करते हैं, जो कि यूजेबल जो लैंड है, और 30% जो लैंड है ना वो माउंटेन एरियाज हैं। उसी तरीके से प्लेट्यू जो है 27% है। इस तरीके से जो है हम लोग देखे थे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी परसेंट लैंड जो है ना कहाँ पे है, इसको हमने काफी बेहतर तरीके से जाना था। आज हम लोग इसके अगला टॉपिक करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। क्या लैंड यूटिलाइजेशन, ये लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन में हम पहला जो पार्ट देखेंगे कि जिसमें फॉरेस्ट है, मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द एरियाज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन में हम लोग क्या लिए, फॉरेस्ट लिए। दूसरा हमने ना लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। क्यों यहाँ पे कुछ लैंड्स ऐसे भी हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए यूजेबल नहीं है। तो जैसे कि हम जानेंगे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड, ये ऐसे लैंड है ना जो कि यूजेबल नहीं है। बैरन का मतलब जिसको हम लोग बंजर बोलेंगे, और वेस्ट लैंड जो कि बेकार पड़े हुए हैं, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने देखा। दूसरा हमने देखेंगे कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, दैट मींस लैंड तो है लेकिन वो एग्रीकल्चरल यूजेबल नहीं है। जैसे कि जो है हम लोग देखेंगे रोड और बिल्डिंग। ये रोड और बिल्डिंग ना ऐसे लैंड है जिसका उपयोग ना और इसका जो है कंस्ट्रक्शन प्लेन एरियाज में ही होता है, और उसी एरियाज में होता है जिस एरियाज में कल्चरेबल लैंड होती है उस एरियाज में। लेकिन जैसे ही ये बन जाती है रोड और बिल्डिंग, तो वहां पे किसी भी तरीके की खेती नहीं होती है ना। तो ये दोनों है ना, कौन दोनों, तो बैरन वेस्ट लैंड और दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल, ये दोनों को दोनों पॉइंट है ना जो कि है ना नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन वाले लैंड है जहां पे खेती नहीं होती है। तीसरा हमें देखेंगे कि अदर कल्टीवेशन लैंड, जिसको हम लोग जो है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड भी बोलते हैं। अदर कल्टीवेशन लैंड में हमने क्या देखा, हमने ये देखेंगे कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, दूसरा है कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रोव्स, और तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। कहने का मतलब हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़े, और 3 पॉइंट ये सारे के सारे पॉइंट हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की खेती नहीं होती है। तो कौन कौन से हैं, जो कि कंटिन्यूअसली पास्चर, जो परमानेंट पास्चर लैंड है, मतलब जो है चरवाहा जो लैंड है ना, जहाँ पे गाय भैंस बहुत सारे जो है जानवर चरते हैं, है ना, और है ना फिर ग्रेजिंग लैंड, है ना। तो ये सारे के सारे जो है ना लैंड को जहाँ पे अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, जिसको हम एक्सक्लूडेड फॉलो लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रोव्स, और जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वेराइटीज के पेड़ ना उगते हैं, वैसे लैंड जो है किसमें आएंगे, अनकल्टिवेटेड लैंड में आएंगे। तीसरा है कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल है लेकिन है ना वो वेस्ट पड़े हुए हैं, पिछले 5 सालों में किसी भी तरीके की खेती नहीं होती है, तो वैसे लैंड को हम क्या बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि फैलो लैंड क्या होता है। फैलो लैंड क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फैलो लैंड बताया था कि अनकल्टिवेटेड लैंड को एक प्रकार से हम फैलो लैंड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम अगर करंट फैलो की बात करेंगे, तो करंट फैलो क्या होता है, तो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। कहने का मतलब है कि वैसे लैंड
है ना, वैसा लैंड जो कि कंटिन्यूअसली तरीके से 1 साल या 1 साल से कम तक उसमें किसी भी तरीके की खेती नहीं होती है ना, मतलब वो करंट में उसको छोड़ा गया है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, करंट फेलो लैंड बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, करंट फेलो लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ आगे देखेंगे कि अदर देन करंट फेलो and left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural year। करने का मतलब है कि जो अदर देन करंट फेलो लैंड है ना, इस अदर देन करंट फेलो लैंड में है ना लगभग पिछले 1 से लेके 5 सालों तक उसमें जो है किसी भी तरीके की खेती नहीं होती है ना, तो वैसे लैंड को हम क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फेलो लैंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे कि ये जो नेट सॉन एरियाज क्या होती हैं, है ना, नेट सॉन एरियाज क्या होती हैं, तो एरियाज सॉन एट लीस्ट 1 इन अ ईयर, लगभग जो है वैसे लैंड जो कम से कम एक, है ना, मतलब एट लीस्ट 1 अ ईयर, 1 साल वैसे जो है छोड़ दिए जाते हैं, या एरियाज सॉन एट लीस्ट 1 इन अ ईयर, 1 साल में केवल एक बार खेती होती है, तो वैसे एरियाज को हम क्या बोलेंगे, नेट सॉन एरियाज बोलेंगे। तो नेट सॉन एरियाज को अगर मैं बात करूं, है ना, तो करंट फेलो लैंड, है ना, करंट फेलो लैंड और दूसरा नेट सॉन एरियाज, जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो मेरे पास एक नए क्रॉप एरिया निकल कर आएगी, लैंड एरिया निकल कर आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इसका, इस स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्या देखें हम लोग, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में हम देखेंगे कि पहला जो है, जो हमारे लिए जो लैंड यूज होती है, क्या वो यूज होती है, हमारे लिए जो लैंड यूज होती है वो डिपेंड करता है अदर फैक्टर पे। वो फैक्टर कौन कौन सी है, जैसे कि जो है ना, जब हम लैंड यूज करते हैं तो इन सारे के ऊपर डिपेंड करता है कि लैंड यूजेबल है ना, क्लाइमेट कैसे है, ये सारे चीज, जैसे कि हम ट्रोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड आते हैं, ट्रोपोग्राफी बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे, सॉइल टाइप्स बोलेंगे ना, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। मतलब अगर हमको लैंड यूज करने हैं ना, तो कुछ फैक्टर्स हमारे लिए प्ले रोल करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो ट्रोपोग्राफी है, दूसरा क्लाइमेट है, सॉइल टाइप्स है और ह्यूमन फैक्टर्स है। इन तीनों चारों का होना हमारे लिए जो है ना जरूरी है, किसके लिए, लैंड पैटर्न के लिए, मतलब लैंड को यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आपको, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे कि सच एज है ना पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन etc, और ये सारे के सारे ह्यूमन फैक्टर हैं। ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या है, ह्यूमन फैक्टर में है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि कहाँ पे रहती है, लैंड के ऊपर ही, है ना, जहाँ पे खेती होती है, और उस लैंड के ऊपर, उस लैंड के कुछ हिस्से पर, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी भी एग्जिस्ट करती है। टेक्नोलॉजी कैपेसिटी, जहाँ पे जो है है ना, औद्योगिकी जो क्षमता है वो भी इसी में एग्जिस्ट करता है। और ये कल्चर एंड ट्रेडिशन, है ना, सांस्कृतिक और परंपरा, ये सारे के सारे ह्यूमन फैक्टर हैं। तो अगर मैं ह्यूमन फैक्टर की बात करूं, है ना, तो ह्यूमन फैक्टर के कुछ वर्ड्स हैं, जिसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन देखा, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी देखा, कल्चर एंड ट्रेडिशन देखें। तो ये सारे के सारे, है ना, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, जहाँ पे लैंड, इंडिया की जो है कुछ लैंड एग्रीकल्चरल लैंड जो कि इंगेज होती है ना, ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन यूटिलाइजेशन के द्वारा, है ना। तो हमने यहाँ तक देखा, है ना। इसके हम लोग अगले स्लाइड में, है ना, इसके हम अगले पार्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में जहाँ से छोड़े थे वहां से हम लोग अभी करेंगे। तो हमने पिछले स्लाइड में हमने छोड़ा था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। कौन सा स्लाइड छोड़ा था, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, है ना, ये वाला स्लाइड हमने छोड़े थे, और उस स्लाइड का कुछ पार्ट हम लोग कर चुके थे, जैसे कि यूज ऑफ द लैंड हमने देखा था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि टोटल एरियाज कितनी है। अगर भारत में टोटल लैंड एरियाज की बात करूं तो कितनी है, 3.28
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 80% जो एरियाज ऐसे एरियाज हैं, है ना, जो कि पंजाब और हरियाणा यूज कर लेता है ना। 80% ना जो लैंड है वो पूरे लैंड का 80% पंजाब और हरियाणा वाला रीजन पे वहां के लोग यूज करते हैं। और जो 10% जो लोग 10% जो लैंड है, ये 10% लैंड यूज होती है कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, अंडमान एंड निकोबार में, है ना। ये मात्र टोटल लैंड का 10% है ना। टोटल लैंड का कितना परसेंट है? 10% है, जो कि यूज करता है कौन? इन सारे जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये सारे। अब हम यहाँ फॉरेस्ट एरिया की बात करूं, है ना, तो 33% ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, मतलब अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में टोटल लैंड का, है ना, 33% जोग्राफिकल एरियाज में, है ना, फॉरेस्ट है। फिर बोले कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये किसके अनुसार यहाँ आंकड़ा निकाला गया है? ये आंकड़ा निकाला गया है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि 1952 में बना था। 1952 के द्वारा बनाए गए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत भारत में टोटल जो फॉरेस्ट एरियाज फाइंड किया गया वो कितना था? 33% था। ठीक ना, कितना था? 33% था। इस फॉरेस्ट एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्णता क्या है? तो इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, ना, इकोलॉजिकल बैलेंस और द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। इसके जो सिग्निफिकेंस हम बात करेंगे, है ना, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है ना, क्योंकि जब इकोलॉजिकल बैलेंस होंगी, है ना, तभी जो है यहाँ पे हम सभी लोग बेहतर तरीके से इस पर्यावरण में और नेचर में रह पाएंगे। जहां अनबैलेंस हुआ, है ना, तो इनका प्रॉब्लम, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू होगी, बहुत सारी समस्याएं बनना शुरू होंगी, है ना। तो इसीलिए फॉरेस्ट एरियाज जो कि, है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ मिलियंस ऑफ द पीपल का लिवलीहुड जो है ना, इस फॉरेस्ट एरिया से चलता है, जो कि टोटल लैंड का भारत में अगर देखो तो कितनी है? 33% है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। अब हम यहाँ जानेंगे कि जो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो भूमि का जो क्षय है ना, उसको, और इस क्षय होने से कैसे बचाएं उसको, है ना। हम इन दोनों वर्ड को इस टॉपिक में देखेंगे। तो अभी हम पहले देखेंगे, है ना, कि हम लैंड डिग्रेडेशन का कारण देखेंगे, लैंड डिग्रेडेशन, और, है ना, हम उसको कैसे बचाएंगे, ये सारे के सारे चीजों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमारे जो है जीवन के 95% जितने भी बेसिक नीड हैं, ये सारे के सारे बेसिक नीड कहाँ से पूरे होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सारे के सारे प्राप्त होते हैं कहाँ से? लैंड से होती है। तो लैंड डिग्रेडेशन, अब देखो, जब हमारी सारी के सारी जरूरतें लैंड से होती है ना, तो इसके डिग्रेडेशन होने का जो कारण क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का होने का कारण क्या है? तो लैंड डिग्रेडेशन का होने का कारण जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस है, और दूसरा नेचर है। क्या है? ह्यूमन इंटरफेरेंस है और नेचर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कॉज पढ़ेंगे, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉज क्या है ना, ये कॉज क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे एक एक करके सारे कॉज जानेंगे कि क्या है। पहला है ना डिफोरेस्टेशन। पहला क्या है? डिफोरेस्टेशन, है ना। और दूसरा है ओवरग्रेजिंग, तीसरा है माइनिंग और माइनिंग एंड एक्वायरिंग, है ना। उसके बाद से जो है ओवरग्रेजिंग और मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे, है ना, जो लैंड डिग्रेडेशन का कॉज है। और इस के कारण से लैंड का कंटिन्यूअसली तरीके से क्षय होता है और कंटिन्यूअसली तरीके से उसका एक्सप्लोटेशन होता है। अब हम इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? तो अभी हमने देखा कि लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण हमने एक एक करके सभी को देखा।
डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग मतलब आवश्यकता से अधिक जो है चरा देना, माइनिंग करना, ठीक है ना, एक्वायरिंग करना, उसके बाद से जो ओवर इरिगेशन करना, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना। ये सारे के सारे ऐसे जो है, ठीक है ना, एक्टिविटीज है जिससे लैंड का काफी ज्यादा डिग्रेडेशन होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको हम बचाएंगे कैसे, इसको हम लोग बचाएंगे कैसे। तो हम इसको बचाएंगे किसके कारण, है ना, एफोरेस्टेशन के कारण, है ना, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, इसके कारण से हम लोग लैंड के डिग्रेडेशन से हम बचा सकते हैं, है ना। एंड रेगुलेटिंग माइनिंग, है ना, रेगुलेटिंग माइनिंग, हम उस माइनिंग को कम करके लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन, हम ड्रिप इरिगेशन यूज करके भी हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ स्प्रिंकलर, ये स्प्रिंकलर के माध्यम से भी हम जो है लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन वाले पॉइंट है ना। और यहाँ पे आगे पुनः देखेंगे कि प्लांटेशन ऑफ द शेल्टर, है ना, बेल्ट, ग्रोइंग वैरायटी थोड़ी बुशेस, और हम लोग जब प्लांटेशन करेंगे, है ना, तो एक शेल्टर में एक लाइन से, है ना, एक सिस्टमेटिक वे से हम प्लांटेशन ग्रो करेंगे, है ना। और ग्रोइंग थोड़ी बुशेस, और हम किसका ग्रो करेंगे, तो कांटेदार झाड़ियां हम ग्रो करेंगे, ताकि ना मिट्टी को पकड़ कर रखे और मिट्टी का जो है ना डिग्रेडेशन ना हो, मिट्टी का क्षय ना हो, ये कंटिन्यूअसली तरीके से ये उसको बचाए रखे। तब हम यहाँ पे लैंड को लैंड डिग्रेडेशन से हम बचा सकते हैं। तो हमने अभी देखा लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, और हम इसको, है ना, कंजर्व कैसे करेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट को देखा, है ना। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है ना। अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।